संसदीय प्रक्रिया। देखिएगा, संसदीय प्रक्रिया, संसद 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 में सचिवालय होते हैं। जैसे देखेंगे हम कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत जो होता है तो क्या होता है, देखेंगे हम कि अनुच्छेद 98 में क्या है। अनुच्छेद 98 में दोनों सदनों के सचिवालय की बात करता है। यह जो है यह दोनों सदनों की सचिवालय की बात करता है। दोनों सदनों की सचिवालय की बात करता है। दोनों सदन की बात आती है तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा हो जाती है। और यहाँ देखेंगे हम कि लोकसभा और राज्यसभा की जब बात आती है तो यहाँ लोकसभा में भी नियुक्तियां होती हैं। ये जो नियुक्तियां होती हैं, राज्यसभा में जो नियुक्तियां होती हैं या भर्ती जो होते हैं या भर्ती होते हैं जो कर्मचारियों की होती है, कर्मचारियों की होती है। और इस सारा का सारा करने का जो अधिकार होता है वह लोकसभा में अध्यक्ष को और राज्यसभा में सभापति को होता है। लोकसभा की बात आएगी तो अध्यक्ष को और राज्यसभा की बात आएगी तो राज्यसभा में सभापति या अधिकार सभापति को होता है। यानी हम कह सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत सचिवालय जो दोनों सदनों में सचिवालय की बात करता है। अनुच्छेद 98 सचिवालय पर लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय पर लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति का अधिकार होता है। इस सचिवालय में जितने भी कर्मचारी नियुक्त होते हैं, इन सारे कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्त, भर्ती से संबंधित जितने भी प्रोसेस होते हैं, सारी प्रक्रिया पूर्ण करते हैं अध्यक्ष और सभापति। क्लियर? तो दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारे YouTube चैनल श्रेया जीएस विजन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। देखते हैं दोनों सदनों के कर्मचारियों की सेवा शर्त, भर्ती, नियुक्तियां, संसद संबंधी नियम संसद बनाएगी, लेकिन लोकसभा एवं राज्यसभा सभापति से साथ विचार विमर्श करके ये नियुक्तियां करने से संबंधित, ये सारे के सारे कार्य करने से संबंधित संसद नियम बनाएगी, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से विचार विमर्श करने के पश्चात। देखिएगा, जीवन का संघर्ष आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की मार, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। आइए देखते हैं। देखिएगा, लोकसभा सचिवालय थोड़ा देखेंगे। लोकसभा सचिवालय यानी लोकसभा में जो सचिवालय होते हैं उसमें महासचिव होते हैं, महासचिव होते हैं। और महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर देखते हैं राज्यसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय की जब बात आती है तो राज्यसभा में भी महासचिव होते हैं। महासचिव होते हैं और महासचिव की नियुक्ति कब करते हैं? तो महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति नियुक्ति करते हैं सभापति। और देखेंगे हम कि यही कारण है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद इनको यह अधिकार दे रखा है।
1952 से इन दोनों सचिवों की जो दर्जा थी, देखिएगा कि 1952 से इन दोनों सचिवों की, यानी लोकसभा और राज्यसभा की सचिवों की जो दर्जा थी, वह दर्जा किसी विभाग के सचिव के समान था। यानी भारत सरकार में किसी विभाग के सचिव के समान था। लेकिन 1990 से, देखिए 1990 आता है और 1990 से देखिएगा स्थिति बदलती है। 1990 में स्थिति बदल जाती है और तब से राज्यसभा सचिवों की दर्जा और लोकसभा सचिवों की जो दर्जा है, वह दर्जा जो होता है वह कैबिनेट सचिव के समान हो गया है। यानी भारत, देखिएगा कि भारत की लोकसभा 1990 से लोकसभा और राज्यसभा के जो सचिव हैं, इनका जो दर्जा है वह दर्जा कैबिनेट सचिव के समान हो गया है। कैबिनेट सचिव के समान हो गया है। अब देखते हैं लोकसभा सचिवालय में पहली महिला जो सचिव रही वह स्नेहलता श्रीवास्तव थी। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस शर्मा देवी थी एवं राज्यसभा की पहली महिला महासचिव भी थी। यानी अगर क्वेश्चन करता है कि राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी, तो वीएस शर्मा देवी। कौन थी? वीएस शर्मा देवी थी। जो देखेंगे हम कि वह चुनाव आयुक्त भी रही, वह मुख्य चुनाव आयुक्त भी रही। इसके पश्चात राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा में पीठासीन पदाधिकारी के रूप में बारी बारी से यही दोनों सचिव, लोकसभा सचिव और राज्यसभा के महासचिव, यही दोनों महासचिव कार्य करते हैं। इनका कार्यकाल संविधान में, महासचिव हैं, इनका कार्यकाल संविधान में उल्लेखित नहीं है। यह जो कार्य करते हैं वह कॉन्ट्रैक्ट पर करते हैं। देखिएगा कि इनका कोई कार्यकाल नहीं है कि 2 साल 5 साल। एक महासचिव 12 साल तक कार्य किए हैं और उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। लेकिन ऐसा कोई बातें लिखित नहीं है संविधान में जिससे कि कहा जा सके। 1985 के तहत सत्र आहूत करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत सत्र बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। अब देखिएगा सत्र बुलाते हैं, इसमें क्या होता है कि दो सत्रों की बीच का अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिएगा कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं। आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति सत्र बुलाते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सत्र अवसान भी कर सकते हैं, सत्र अवसान भी करते हैं। यह वर्ष में 3 सत्र होता है। एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। अब देखेंगे एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, तो 3 सत्र कौन कौन से सत्र होते हैं और तीनों सत्र का नाम और उसका कालखंड देखेंगे कि कब से कब तक कौन सा सत्र होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि बजट सत्र को देखते हैं कि बजट सत्र क्या है। तो बजट सत्र जो होता है, यह बजट सत्र कैसे होता है? यह पहला सत्र होता है।
बजट सत्र सबसे पहले यह पहला सत्र होता है, यह पहला सत्र होता है, यह पहला सत्र होता है। एक चीज देखेंगे हम कि एक आर्टिकल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति संसद के वर्ष के पहले सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति बजट सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। फिर देखिएगा कि वह संबोधन जो होता है, बजट सत्र का जो संबोधन होता है, या फिर अनुच्छेद 87 ही कहता है, अनुच्छेद 87 ही कहता है कि नवनिर्वाचित लोकसभा को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। दो बातें होगी, एक तो कि बजट सत्र को राष्ट्रपति बजट सत्र को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं, बजट सत्र को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत करते हैं, अनुच्छेद 87 के तहत करते हैं, अनुच्छेद 87 तहत करते हैं। एक और अब देखेंगे हम कि बजट सत्र को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति, कारण यह सत्र का पहला सत्र होता है, बजट सत्र वर्ष का पहला सत्र होता है। और आप जानते हैं कि दो सत्रों के बीच का जो अंतराल होता है वह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि 6 माह से अधिक होता है तो परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। अब बजट सत्र कब से कब तक होता है? तो फरवरी से मई माह तक, फरवरी से मई बजट सत्र फरवरी से मई। अब देखिएगा कि बजट सत्र फरवरी से मई होता है और यह सबसे बड़ा सत्र होता है, यह सबसे बड़ा सत्र होता है। बजट सत्र 2 चरणों में होता है, बजट सत्र 2 चरणों में, बजट सत्र 2 चरणों में होता है, 2 चरणों में होता है। अब अगला देखेंगे हम मानसून सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र। अगला होगा मानसून सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून या ग्रीष्मकालीन सत्र। इसमें क्या होता है, यह जुलाई से अगस्त तक, यह जुलाई से अगस्त तक चलता है, यह जुलाई से अगस्त तक चलता है, या जुलाई से अगस्त तक चलता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सितंबर माह में यह सत्र चलते रहता है। अगला होगा शीतकालीन सत्र, अगला शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र में यह दिसंबर टू दिसंबर, देखिएगा हम, यह दिसंबर टू दिसंबर होता है और यह सबसे छोटा सत्र होता है। शीतकालीन सत्र सबसे छोटा सत्र होता है। फिर अनुच्छेद 87 एक और बात करता है, जैसे आपने अनुच्छेद 87 में यह बातें देखी कि अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति संसद के वर्ष के पहले सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संसद के पहले वर्ष के सत्र को, यानी बजट सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। पहली बात होगी। अगला क्या है कि अनुच्छेद 87 यह भी कहता है, अनुच्छेद 87 यह भी कहता है कि नवनिर्वाचित लोकसभा को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। नवनिर्वाचित लोकसभा को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। आगे बात, अब देखिएगा कि अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे
अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। अगला है अनुच्छेद, अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 क्या कहता है? अनुच्छेद 120 सदन की भाषा। देखेंगे हम सदन की भाषा हिंदी या अंग्रेजी। सदन की भाषा हिंदी या अंग्रेजी। अंग्रेजी होगी, हिंदी या अंग्रेजी होगी। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि सदन की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, तो जो सदस्य हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में से किसी भी भाषा को नहीं जानता है उसे तो संसद पहुंचना ही नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, यदि कोई ऐसा सदस्य जो हिंदी अथवा अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है तो वह अपनी मातृभाषा में, हमारी संविधान निर्मात्री समिति में दिखेगा, जब संविधान सभा की रचना हो रही थी तो रचना के समय बहुत ही बखूबी से, बारीकी से इन सारे तथ्यों पर ध्यान दिया गया कि यदि कोई सदस्य हिंदी अथवा अंग्रेजी नहीं जानता है तो क्या होगा? संसद पहुंच गया है तो वह अपनी मातृभाषा में बोल सकता है, वह अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 सदन की जो भाषा है वह हिंदी अथवा अंग्रेजी का उल्लेख करता है। लेकिन यदि कोई सदस्य हिंदी अथवा अंग्रेजी नहीं जानता है तो भी वह अपनी मातृभाषा में अपनी बातों को रख सकता है। अब आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 121। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 121 क्या कहता है कि संसद को न्यायपालिका पर, देखेंगे हम 121 कहता है कि संसद को न्यायपालिका, संसद को न्यायपालिका पर, संसद को न्यायपालिका पर टिप्पणी करने से रोका गया है। टिप्पणी करने से रोका गया है। संसद को न्यायपालिका के ऊपर टीका टिप्पणी करने से रोका गया है। लेकिन शर्त यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर हटाने संबंधी प्रस्ताव हो तो उस पर संसद स्वतंत्र है चर्चा करने के लिए, टीका टिप्पणी करने के लिए। उस कंडीशन में संसद कर सकती है। लेकिन ऐसे सामान्य परिस्थिति में संसद को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 121 के तहत रोका गया है कि न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार का टीका टिप्पणी न करे। अब आता है अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 आता है और 122 क्या कहता है कि जिस प्रकार से 121 के तहत संसद को रोका गया है, ठीक उसी प्रकार से 122 के तहत न्यायपालिका को रोका गया है कि संसद के किसी भी विधि पर टिप्पणी करने से परहेज करें। संसद के किसी भी विधि पर न्यायपालिका को संसद की किसी भी विधि पर टिप्पणी करने से, न्यायपालिका को संसद के किसी भी विधि पर टिप्पणी करने से रोका गया है। टिप्पणी करने से रोका गया है। न्यायपालिका देखेगा हम कि न्यायपालिका संसद के किसी भी विधि पर टिप्पणी नहीं कर सकती है। अगला देखते हैं हम, न्यायपालिका संसद या व्यवस्थापिका के खिलाफ, न्यायपालिका संसद या व्यवस्थापिका के खिलाफ याचिका जारी नहीं कर सकती है। देखिएगा कि न्यायपालिका संसद या व्यवस्थापिका
व्यवस्थापिका के न्यायपालिका संसद या व्यवस्थापिका के खिलाफ याचिका जारी नहीं कर सकती है। जैसे आप देखेंगे कि न्यायालय के ऊपर 5 प्रकार का रिट जारी करती है। जैसे आप जानते हैं कि 5 प्रकार का जो रिट है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। 5 प्रकार का रिट है तो न्यायालय के ऊपर जारी करती है, जबकि न्यायालय संसद और व्यवस्थापिका के ऊपर ऐसी रिट जारी नहीं कर सकती है। तो आगे देखेंगे हम जो 5 प्रकार के रिट है, वो 5 प्रकार के रिट में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, यह 5 प्रकार का रिट न्यायालय के ऊपर जारी करती है। और यह जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। लेकिन एक और बात आता है इसमें कि रिट जारी करने की, जब आ गया तो सुन लें कि रिट जारी करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से, रिट जारी करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट अधिक ताकतवर होता है। हाई कोर्ट 6 प्रकार का रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। तो ये रही बात रिट वाली। तो न्यायपालिका संसद अथवा व्यवस्थापिका के ऊपर याचिका जारी नहीं कर सकती है। यहां उसको भारतीय संविधान अनुच्छेद 122 के तहत रोका गया है। फिर देखेंगे अनुच्छेद 123 क्या है। 123 आइए देखते हैं। अनुच्छेद 123 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 क्या है। 123 देखिएगा, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जारी करते हैं अध्यादेश। देखिएगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस लाते हैं। अब देखेंगे हम कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत 23 में है कि राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं, ऑर्डिनेंस लाते हैं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 एक कहता है, अनुच्छेद 123 एक कहता है कि तब लाते हैं जब सदन सत्र में न हो। जब सदन सत्र में नहीं हो। ऑर्डिनेंस तब लाते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 कहता है कि ऑर्डिनेंस तब आएगा जब सदन सत्र में न हो। 123 का 1 कहता है, 1 कहता है। 123 का 2 क्या कहता है, इसको देखेंगे हम अनुच्छेद को याद करने के लिए उसको अगर तोड़कर पढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तोड़कर पढ़ने से ही हमारे अनुच्छेद है, अनुच्छेद पे कमांड होगी। इसलिए देखिएगा कि 123 का 2 अध्यादेश जो होता है, जो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस लाते हैं, वह संसद द्वारा पारित कानून के समान होता है। यानी अध्यादेश, देखिएगा कि आर्टिकल 123 का 2 कहता है कि अध्यादेश द्वारा लाए गए कानून संसद में पारित कानून के समान होता है। यानी अध्यादेश द्वारा, अनुच्छेद 123 का 2 कहता है कि अध्यादेश द्वारा जो कानून राष्ट्रपति लाते हैं, वह राष्ट्रपति द्वारा लाए गए कानून सदन में पारित कानून के समान इसकी शक्ति होती है। यानी यह तब लाए जाते हैं जब सदन सत्र में नहीं होते हैं और उस समय किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं। और यह अध्यादेश जो होता है, यह अध्यादेश केंद्रीय मंत्री परिषद तैयार कर देती है और वही राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं। देखिएगा, सदन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि सदन इसे स्वीकार करती है तो यह अध्यादेश आगे भी यथावत बना रहेगा।
लेकिन यदि सदन को ऐसा लगता है कि इस अध्यादेश इस कानून की आवश्यकता नहीं है तो उसे स्वीकार नहीं करती है। 6 सप्ताह के उपरांत यह अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा लाए गए अध्यादेश स्वतः प्रभावहीन हो जाते हैं। तब जब सदन सत्र में होते हैं और सदन सत्र में आने के 6 सप्ताह के अंदर यदि यह स्वीकार नहीं होते हैं तो 6 सप्ताह के उपरांत यह स्वतः ही प्रभावहीन हो जाते हैं। अब देखते हैं एक और विधि है। यह विधि क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी समय अपने ऑर्डिनेंस को वापस ले सकते हैं, अध्यादेश को वापस ले सकते हैं और यह अध्यादेश द्वारा पारित कानून राष्ट्रपति कभी भी समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल श्रेया जीएस विजन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। श्रेया जीएस विजन एक बार फिर आपका अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत।